नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित प्रथम मॉडल वेबर महोदय द्वारा वर्ष 1909 ईस्वी में दिया गया था। इसमें उद्योगों की स्थापना के लिए उचित स्थान के चयन से संबंधित व्याख्या की गई। हम इस पोस्ट में वेबर द्वारा दिए गए औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की अवधारणा अथवा मौलिक संकल्पना, मान्यता, अवस्थिति विश्लेषण को समझने का या समझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी उद्योग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, इसलिए इसके स्थापना के लिए ऐसे स्थान का चयन आवश्यक है जहां उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कारक उपलब्ध हो। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि सभी कारक किसी स्थान पर पहले से उपलब्ध हो। ऐसे में उद्योग के लिए स्थान का चयन एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए विविध कारकों के विश्लेषण को ही औद्योगिक अवस्थिति विश्लेषण कहते हैं। औद्योगिक अवस्थिति विश्लेषण विधि द्वारा विविध कारकों में उन कारकों की पहचान की जाती है जो किसी विशेष उद्योग के लिए आधारभूत होते हैं। ऐसे कारकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता के आधार पर उद्योग की स्थापना की जा सकती है और अन्य कारक को नियोजन की प्रक्रिया से उपलब्ध कराया जा सकता है। वेबर महोदय ने उद्योगों की स्थापना के लिए कई कारकों को महत्व दिया। इसमें कच्चा माल, पूंजी, तकनीकी, श्रम बाजार, परिवहन प्रमुख हैं। इनमें भी उन्होंने परिवहन मूल्य, श्रम की आवश्यकता तथा तकनीकी को विशेष महत्व दिया। इनके अनुसार उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो और इसके लिए न्यूनतम लागत का स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यूनतम लागत का स्थान न्यूनतम परिवहन लागत का स्थान होता है। अतः न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान को निर्धारित कर उस स्थान पर उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। इसी आधार पर वेबर महोदय ने अपने सिद्धांत को न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और हम ये भी कह सकते हैं कि वेबर महोदय द्वारा उद्योग अवस्थिति के सिद्धांत को हम न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। हालांकि औद्योगिक विश्लेषण में श्रम और तकनीकी के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह माना कि यदि किसी स्थान पर श्रम अधिक सस्ता हो या तकनीकी दक्षता अधिक हो तब न्यूनतम परिवहन लागत स्थान से अलग हटकर भी उद्योग की स्थापना की जा सकती है। इस तरह वेबर महोदय ने दो तरह की मॉडल या अवधारणा दिया। पहला न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित सिद्धांत तथा दूसरा सस्ते श्रम एवं उच्च तकनीकी उपलब्धता पर आधारित सिद्धांत, जिसे हम आइसोडापेन की संकल्पना भी कहते हैं। आइए हम अब सबसे पहले न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित औद्योगिकी अवस्थिति की व्याख्या के लिए
वेबर ने कुछ मान्यताओं का सहारा लिया। इनके अनुसार एक स्वतंत्र प्रदेश जहां भौतिक, जलवायविक जनसंख्या तथा आर्थिक समरूपता पाई जाती हो और श्रम की उपलब्धता सभी जगह हो और बढ़ती हुई दूरी के साथ लागत में इकाई वृद्धि हो, तब परिवहन लागत ही उद्योग की स्थापना को सर्वाधिक प्रभावित करेगी। उपरोक्त मान्यता के अनुसार औद्योगिक विश्लेषण में एक बार में एक ही प्रकार के उद्योग पर विचार किया जाना है, क्योंकि विभिन्न उद्योगों का औद्योगिक विश्लेषण विशिष्ट उद्योगों से संबंधित कारकों के संदर्भ में ही किया जाएगा। बाजार के महत्व को स्वीकार करते हुए यह माना गया कि प्रदेश में बाजार उपलब्ध है, लेकिन कहीं भी उद्योग की स्थापना करके संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। अर्थात एक तरह से प्रतिस्पर्धा की स्थिति को स्वीकार किया गया। अगर यह मान्यताएं किसी प्रदेश में लागू होती है, तब उद्योग की स्थापना उस स्थान पर किया जाना चाहिए जहां परिवहन लागत न्यूनतम हो। यही स्थान न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ का स्थान होगा। परिवहन लागत का निर्धारण कच्चे माल को औद्योगिक केंद्र तक लाने की लागत और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की लागत के योग से किया जाता है। इस मॉडल में दो तरह के उद्योगों पर विचार किया गया। पहला, एक मुख्य कच्चा माल आधारित उद्योग तथा दूसरा दो मुख्य कच्चा माल पर आधारित उद्योग। आइए अब हम एक कच्चा माल पर आधारित उद्योग को समझें। एक कच्चा माल पर आधारित उद्योगों के स्थापना के लिए शुद्ध एवं अशुद्ध प्रकृति के कच्चे माल के वितरण को महत्व दिया गया। शुद्ध कच्चा माल के अंतर्गत ऐसे पदार्थ को रखा गया जिसके वजन की तुलना में उत्पाद के वजन में कमी नहीं आती है, जैसे कि कपास। दूसरी ओर अशुद्ध कच्चे माल में ऐसे पदार्थ आते हैं जिनकी वजन की तुलना में उत्पाद के वजन में कमी आती है, जैसे गन्ना। इन उद्योगों की स्थापना के लिए उन्होंने मुख्यतः 3 दशाएं बताई। पहला, जब कच्चा माल सर्वत्र उपलब्ध हो तब उद्योग की स्थापना बाजार के पास किया जाना अधिक लाभकारी होगा। दूसरा, यदि कच्चा माल शुद्ध व स्थानीय हो तब उद्योगों की स्थापना कच्चे माल या बाजार के क्षेत्र में या दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं भी किया जा सकता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास शुद्ध कच्चा माल है, ऐसे में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। भारत सहित विश्व में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकेंद्रीकृत उद्योग है और ऐसे क्षेत्र में भी सूती वस्त्र उद्योग हैं जहां कपास की कृषि नहीं की जाती। ग्रेट ब्रिटेन में कपास नहीं उगाया जाता, लेकिन आयातित कपास पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। भारत में भी प्रायः सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, जबकि कपास की कृषि कुछ ही राज्यों में की जाती है। तीसरा, कच्चा माल जब अशुद्ध एवं स्थानीय प्रकृति का हो तब उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना एक अशुद्ध कच्चा माल है, इसकी तुलना में चीनी का उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसे में गन्ना कृषि के क्षेत्र में ही उद्योग का स्थानीयकरण आवश्यक है। विश्व में तथा भारत में चीनी उद्योग गन्ना कृषि के क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं। स्पष्ट है
कि एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग की स्थानीयकरण की प्रवृत्तियां वर्तमान में भी वेबर के सिद्धांत के अनुरूप पाई जाती है। अब आइए अब हम दो मुख्य कच्चा माल पर आधारित उद्योग को समझने का प्रयास करें। वेबर ने दो कच्चे माल पर आधारित उद्योग की स्थापना के लिए प्रादेशिक त्रिभुज या भार त्रिभुज को निर्धारित करने की बात कही। उन्होंने बाजार एवं दोनों कच्चे माल के क्षेत्र को मिलाने से निर्मित त्रिभुज को प्रादेशिक त्रिभुज कहा। इस त्रिभुज के आंतरिक भाग में ही न्यूनतम परिवहन लागत का स्थान निश्चित होता है। अतः उद्योग की स्थापना त्रिभुज के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के उद्योगों पर विचार किया। पहला वजन ह्रास उद्योग तथा दूसरा वजन वृद्धि उद्योग। आइए अब हम वजन ह्रास उद्योग को समझने का प्रयास करें। वेबर ने वजन ह्रास उद्योग के अंतर्गत ऐसे उद्योग को रखा जिसमें कच्चे माल के वजन की तुलना में उत्पाद का वजन कम होता है, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि उद्योग। ऐसे उद्योगों की स्थापना प्रादेशिक त्रिभुज के अंतर्गत कच्चे माल के क्षेत्र को मिलाने वाली आधार रेखा के पास होना चाहिए, ताकि अधिक वजन के कच्चे माल का परिवहन अधिक दूरी तक नहीं करना पड़े। इससे परिवहन लागत न्यूनतम किया जा सकता है। वर्तमान में भी लोहा इस्पात उद्योग एवं सीमेंट उद्योग जैसे वजन ह्रास उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में भी लोहा इस्पात उद्योग के वृहद कारखाने लोहा या कोयले के क्षेत्र में या दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयले के क्षेत्र में ही अधिक है। यह स्थिति यूरोपियन देशों और यूएसए सहित अन्य विकसित देशों में भी पाई जाती है। इसका विकास पश्चिमी यूरोप में राइन रूर क्षेत्र में भी अधिक हुआ है। अमेरिका में ग्रेट लेक क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा इस्पात उद्योग विकसित है और यहीं लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार भी मिलते हैं। लोहा इस्पात उद्योग की नवीन प्रवृत्ति तटीय या बंदरगाह आधारित है। बंदरगाहों पर उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारण आयात एवं निर्यात की सुविधा तथा कच्चे माल की सहज उपलब्धता है। साथ ही परिवहन लागत को भी न्यूनतम रखा जा सकता है। अतः बंदरगाहों पर स्थित उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में नहीं होते हुए भी परिवहन लागत की न्यूनता पर आधारित है। अब आइए हम वजन वृद्धि उद्योग को समझने का प्रयास करें। वजन वृद्धि जैसे उद्योग के अंतर्गत ऐसे किसी भी उद्योग को रखा जा सकता है जिसमें कच्चे माल की तुलना में उत्पाद का वजन अधिक हो। ऐसे उद्योग की स्थापना बाजार के करीब होना चाहिए ताकि अधिक वजन के उत्पादों को कम से कम दूरी तक परिवहन किया जाए। वेबर ने बेकरी उद्योग को इसी उद्योग में रखा। वर्तमान में भी नगरीय क्षेत्रों के आसपास ही बेकरी उद्योग का विकास हुआ है। स्पष्ट है कि न्यूनतम परिवहन लागत से संबंधित उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्तियां वेबर महोदय के सिद्धांत के अनुरूप ही पाई जाती है। अब हम आइए वेबर महोदय ने जो आइसोडोपेन की संकल्पना की थी या सस्ते श्रम एवं उच्च तकनीकी उपलब्धता पर आधारित सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उस विषय को समझने का प्रयास करें। वेबर महोदय ने न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण को महत्व देने के साथ ही ऐसी स्थितियां की भी व्याख्या की जिसमें न्यूनतम परिवहन लागत स्थान से हटकर भी उद्योग की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने आइसोडोपेन की संकल्पना दिया। न्यूनतम परिवहन लागत
स्थान से इकाई दूरी में वृद्धि के साथ जिन स्थानों पर परिवहन मूल्य में इकाई वृद्धि होती है उन स्थानों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को उन्होंने आइसोडोपेन कहा। साथ ही आइसोडोपेन जहां परिवहन मूल्य की अधिकता के बावजूद श्रम लागत या तकनीकी दक्षता के कारण कुल लागत में कमी आ जाती है, इसे क्रांतिक आइसोडोपेन कहा। क्रांतिक आइसोडोपेन न्यूनतम लागत का स्थान होता है। अतः यदि इसकी स्थिति प्रादेशिक त्रिभुज के बाहर हो तब भी यहाँ उद्योग की स्थापना की जा सकती है। किसी प्रदेश में जब एक से अधिक क्रांतिक आइसोडोपेन परस्पर मिलते हैं तब यहाँ कई उद्योगों की स्थापना हो जाती है। इससे औद्योगिक केंद्रीकरण एवं औद्योगिक संकुल के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और क्रमशः एक वृहद औद्योगिक प्रदेश के रूप में यह परिवर्तित हो सकता है। स्पष्ट है कि वेबर महोदय के मॉडल को न्यूनतम परिवहन लागत मॉडल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में श्रम और तकनीकी आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकती है। इन्हीं कारणों से वेबर के औद्योगिक अवस्थी विश्लेषण को पर्याप्त समर्थन मिला। हालांकि कुछ कारणों से इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। आइए अब हम इसे समझते हैं। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल का आलोचनात्मक परीक्षण या मूल्यांकन। जहां एक ओर वेबर का मॉडल आधारभूत उद्योगों और वजन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान को प्राथमिकता देने पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर विशेष स्थिति में न्यूनतम परिवहन लागत स्थान से हटकर भी उद्योग की स्थापना को महत्व देता है। इस दृष्टिकोण से यह मॉडल वर्तमान में भी कई उद्योगों की स्थापना और स्थानीयकरण की प्रवृत्तियों की व्याख्या करने में सक्षम है। विशेषकर लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग जैसे बड़े उद्योगों का स्थानीयकरण इस मॉडल के अनुरूप ही पाई जाती है। उपरोक्त वजहों से इस मॉडल की प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है। वर्तमान समय में भी सस्ते श्रम की उपलब्धता और तकनीकी दक्षता के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि वैश्वीकरण के दौर में जब संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में परिवर्तित हो गया है, ऐसे में विश्व के किसी भी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इसका बड़ा आधार सस्ते श्रम की उपलब्धता और तकनीकी दक्षता हो सकता है। विकासशील देशों में विश्व के बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े फर्म की स्थापना इसी अवधारणा पर आधारित है। वर्तमान में विश्व के किसी भी प्रदेश में उद्योग की स्थापना किसी भी प्रदेश के बाजार को ध्यान में रखकर की जा रही है, जहां न्यूनतम परिवहन लागत आधारभूत कारक नहीं है, लेकिन न्यूनतम श्रम लागत और तकनीकी दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता प्रमुख कारक है। वेबर के सिद्धांत की प्रासंगिकता के बावजूद आर्थिक विश्लेषकों द्वारा कई कारणों से इसकी आलोचना की जाती रही है। आलोचकों में हूवर, होटेलिंग, फैटर तथा स्मिथ प्रमुख हैं। हूवर ने न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत दिया, जिसमें लागत के अंतर्गत परिवहन लागत के साथ ही परिष्करण लागत को शामिल किया गया। इसमें उन्होंने कुल लागत न्यूनतम होने के स्थान पर उद्योग की स्थापना की बात कही। हॉटलिंग एवं फैटर ने उद्योगों की स्थापना में बाजार प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया। इनके अनुसार जिस स्थान पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अधिक हो वहां उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। वेबर ने बाजार प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं दिया था। स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री ने अधिकतम लाभ का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो और यह आवश्यक नहीं
कि न्यूनतम लागत की जगह ही अधिकतम लाभ का स्थान हो। यदि उपभोक्ता की क्षमता अधिक है तब अधिकतम लागत का स्थान भी अधिकतम लाभ का स्थान हो सकता है। यदि उपभोक्ता की क्रय क्षमता स्थिर हो तब न्यूनतम लागत का स्थान ही अधिकतम लाभ का स्थान होगा। लेकिन यदि क्रय क्षमता परिवर्तनशील हो और उत्पादन लागत स्थिर हो तब अधिकतम क्रय क्षमता वाले स्थान पर उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। स्मिथ के अनुसार उपभोक्ता की मनोवृत्ति क्रय क्षमता तथा उत्पादन लागत के अंतर संबंध को समझकर उद्योग के लिए स्थान का चयन किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि वेबर के सिद्धांत में इन प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया गया, जबकि उद्योगों की स्थापना को यह सभी कारक व्यापकता से प्रभावित करते हैं। वेबर के सिद्धांत से फुटलूज उद्योग की व्याख्या नहीं होती। यह ऐसे उद्योग होते हैं जिसके लिए अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती और मुख्यतः पूंजी और तकनीकी आधारित होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर उद्योग आदि। हालांकि इन उद्योगों में वेबर का मॉडल पूर्णतः लागू नहीं होता और वेबर के मॉडल में कई कारकों को स्थानीयकरण में महत्व नहीं दिया गया। इसके बावजूद विश्व के बृहद उद्योगों की स्थानीयकरण की प्रवृत्ति वेबर के मॉडल के अनुरूप ही पाए जाते हैं। ऐसे भी यह एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रूप से स्थापित है। आपने इस वीडियो पोस्ट में वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को विस्तार पूर्वक पढ़ा, समझा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।